बात 19वीं सदी की है। वियतनाम में एक प्रचलन थी जहां पुरुष जाति लड़का संतान के लिए एक से ज्यादा शादी कर सकता था। हर घर में ही ऐसा देखा जाता और इस वजह से बहुत जुर्म भी हुए, जिसे परिवार वाले अपने ही घर में एक राज की तरह दफन कर दिया करते। और दुख की बात है कि आज भी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उस जमाने में औरतों की कैसी जिंदगी हुआ करती थी, किन हालातों से गुजरना पड़ता, इसी पे मूवी स्ट्राइप के पिटारे से निकली है 2018 की द थर्ड वाइफ, डायरेक्टर एश मेफेयर, IMDb 6.6। दोस्तों, अगर अभी तक आपने के ड्रामा 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर ले। अलग अलग ड्रामा वेब सीरीज सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें के ड्रामा 2.0 को। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब कहानी सुनते हैं। कहानी 19वीं सदी के दौर की है। वियतनाम में कहीं एक गांव बसा है, पहाड़ों और जंगलों के बीच। वहीं एक 14 साल की लड़की सज धज कर नाव में बैठकर कहीं जा रही है। उसका नाम मे है। दरअसल आज उसकी शादी है। उसके बाबा उसे एक जमींदार के पास लेकर आए हैं, जिसकी उम्र लगभग 45 से 50 के आसपास होगी। उसका नाम वैन है और वही है उसका होने वाला पति। इससे पहले भी उसकी 2 और पत्नियां हैं और मे उसकी तीसरी पत्नी बनने जा रही है। नाम और शोहरत से भरपूर वैन की सब वहाँ इज्जत और सम्मान करते हैं। वैन के पिता अभी जिंदा है। वे काफी बूढ़े हो चुके हैं और घर के लोग ही उनकी देखभाल किया करते हैं। रात में शादी का आयोजन किया गया। लोगों की भीड़ में भी मैं खुद को अकेला महसूस कर रही है। उसका रहन सहन बिल्कुल ही अलग रहा है। उसे अभी ये सब अपनाने में, सीखने में थोड़ा समय लगेगा। पहली पत्नी हाथ से एक लड़का है, हंग, जो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका है। दूसरी पत्नी जुआन से 3 लड़कियां हैं, इसलिए अब वो तीसरी शादी कर लड़का पैदा करना चाहता है। उनके घर पर एक नौकरानी भी है जिसका नाम लाओ है, जो उनके परिवार के काफी करीब है। मे खुश है कि उसे बड़ा ही अच्छा और सभ्य परिवार मिला है। यहाँ उसे किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। उस रात मे और वैन के बीच जिस्मानी रिश्ता बना, जिसे हर लड़की को पहली रात करना ही पड़ता है। इस घर की पहली पत्नी ही यहाँ की मालकिन है। घर के छोटे से बड़े फैसले वही लेती है। शादी की रात की अगली सुबह मे को उसके कुंवारेपन का सबूत देना पड़ा। उसके दाग लगे चद्दर को बाहर आंगन में टांगकर, मालकिन के कहने पर। अब यहाँ उनकी गाय ने आज बच्चा जन्म दिया है। मालकिन की ही घर के हर छोटे बड़े कामों में चलती है। उसका ही दबदबा है क्योंकि उसने लड़का पैदा किया है। वहीं दूसरी तरफ बेटियां पैदा करने वाली जुआन की कोई अहमियत नहीं। यहाँ का यही रिवाज है, जो बेटा पैदा करेगा मलकियत उसी की चलेगी। अब यहाँ रात के खाने में नए पैदा हुए गाय के बच्चे को बेचने पर चर्चा हो रही है, क्योंकि उसकी बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी। जुआन ने कहा, उन पैसों से मैं अपनी बेटियों के लिए नए कपड़े खरीदना चाहती हूँ। लेकिन उनके ससुर ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं, उन पैसों से पोते हंग के लिए घोड़ा खरीदा जाएगा। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जुआन की वहाँ कोई इज्जत नहीं। इधर मे को भी अब धीरे धीरे घर की सारी बातें पता चल रही है। अगर उसे भी अपनी जगह यहाँ बनानी है तो बेटा ही पैदा करना होगा। अगली सुबह में यहाँ नौकरानी लाओ से बातें कर रही है। उसने बताया कि मास्टर वैन की दूसरी बीवी ने भी यही चाहा था कि उसे बेटा हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस रात तीनों पत्नियां साथ बैठी है। मैंने उन्हें बताया कि उसे संभोग करते वक्त दर्द महसूस होता है। जुआन बोली, तुम दर्द की बजाय ये सोचो कि तुम्हें मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और हाँ, वैन को किसी भी चीज के लिए मना मत करना। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रही है। इधर ज्यादा उम्र का फासला न होने की वजह से मे को जुआन की बेटियों के साथ खेलना, उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। दिन में वो उनके साथ खेला करती, बाकी काम किया करती, और वही रात में जैसा पति कहता वैसा ही कर उन्हें खुश करने की कोशिश में लगी रहती, ताकि अपनी पकड़ इस घर में मजबूत कर सके, भले ही उसे अच्छा लगे या नहीं। मास्टर वैन के यहाँ बड़े पैमाने में सिल्क की खेती होती है। उनका व्यापार भी काफी बड़ा है। यहाँ रास्ते में मे और जुआन की मझली बेटी नहान घूमते फिरते जंगलों के बीच से फूल तोड़ते हुए आ रही है। मैंने उसे वही बगल में खिला एक पीले रंग का फूल भी तोड़ने को कहा। नहान बोली, अरे नहीं, हाथ भी मत लगाना इसे, ये एक जहरीला फूल है। ऐसे ही कुछ दिन बीते और एक दिन पता चला कि मे पेट से है। वो बहुत खुश है। घर पर भी सभी खुश है, सिवाय मालकिन के। एक बार जब मैं अपने ससुर को चाय देने गई तो उन्होंने मे से कहा, मेरा बेटा अब तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करने लगा है। मैं खुश हो गई क्योंकि ये उसके लिए अच्छी बात है। और तभी मालकिन वहाँ आ गई। उसने मे को वहाँ से जाने को कहा। वो नहीं चाहती कि उसकी जगह कोई ले, इसलिए ससुर की देखभाल भी वही करती है। इस घर में
अपना दबदबा अपनी जगह समझाने के लिए उसने मे को जुआन की बेटियों से घुलना मिलना, अपने छोटे मोटे काम करवाना, ये सब बंद करने को कहा, क्योंकि जल्द ही जुआन की बड़ी बेटी लीन की शादी हो जाएगी। उसी रात जुआन की बेटियां आपस में बातें कर रही है। लिन की बहन नाहान ने कहा, मैं बड़े होकर एक लड़का बनना चाहती हूँ और मैं भी 3 बीवियां रखूंगा। उसने देखा है कि कैसे उसके पिता ने 3 शादियां की है। औरतों की यहाँ क्या इज्जत है, उन्हें अपने हक से वंचित रखा जाता है। और इस तरह की बातें एक बच्चे के मुंह से सुनना, मतलब कि कितनी गहराई से उसके जहन में ये उतर चुकी है, उसकी मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा। एक दिन मैंने जुआन को हाथ में लालटेन लिए जंगल की ओर जाते हुए देखा। मैं सोच में पड़ गई कि इतनी सुबह को जब सारा घर नींद की आगोश में है, वो कहाँ जा रही है। उसने उसका पीछा किया तो वहाँ जो उसने देखा उसके होश ही उड़ गए। जुआन और पहली पत्नी मालकिन हाँ का बेटा हंग दोनों आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे में खोए हुए हैं। एक एक कर इस घर के राज के पन्ने मे के सामने खुल रहे हैं, मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई। वापस आकर मे जुआन के बारे में ही वही सब सोचकर मुस्कुरा रही है। एक तरफ वो मालकिन हाँ की जगह लेना चाहती है, पर दूसरी तरफ वो अपने पति वैन को करीब नहीं आने देती, उससे दूरी बनाए रखती, जिस वजह से अब वैन पहली पत्नी हाँ के साथ बिस्तर पर ज्यादा समय गुजारने लगा और उससे दोबारा एक लड़के की उम्मीद है। एक दिन मास्टर वैन एक मजदूर आदमी को बहुत मार रहा है। गुनाह उसका यही था कि वो एक नौकरानी से प्यार कर बैठा और वो लड़की गर्भवती हो गई। जब मैंने जुआन से पूछा तो उसने बताया, यहाँ शादी से पहले ये सब करना मना है, जिसकी सजा उन्हें दी जा रही है। उस आदमी पर तो कुछ कोड़े बरसाकर उसे दोबारा काम पर रख लिया जाएगा, मगर उस लड़की की सजा है कि उसके सारे बाल काटकर उम्र भर के लिए उसे जबरन मंदिर की दासी बना दिया जाएगा। मरते दम तक अब वो कभी शादी नहीं कर सकती। मैं ये देखकर काफी हैरान है कि हर तरफ से सिर्फ महिलाओं का ही हक छीना जा रहा है, उन्हीं का शोषण हो रहा है। अब रात में मैं जुआन और उनकी बेटियों को साथ में हंसता खेलते देखकर मुस्कुरा रही है। तभी अचानक से उसके चेहरे पर एक डर छा गया, ये सोचकर कि अगर उसे भी लड़की हुई तो जुआन की तरह उसे भी ठुकरा दिया जाएगा, उसकी भी इज्जत नहीं रहेगी। इसीलिए वो दिन रात अपने भगवान से बस यही प्रार्थना करती कि उसे लड़का हो जाए। ऐसे ही कुछ और दिन बीते और पता चला कि अब मालकिन हाँ भी गर्भवती है। चूंकि वो गर्भवती है इसीलिए नहीं चाहती कि मे को लड़का हो, उसे ईर्ष्या की नजर से देखती है। अब थोड़े दिनों में मास्टर वैन अपने बेटे हंग का रिश्ता मांगने गए हैं। हंग की शादी की उम्र हो गई है। जब हंग को इसकी खबर हुई तो उसने खुद की जान लेने की धमकी दी और कहा अगर उसकी शादी करवाने की सोची भी तो वो सच में अपनी जान ले लेगा। किसी तरह मालकिन हाँ ने उसे संभाला। बेचारा हंग जुआन की वासना को प्यार समझ बैठा है। उसी रात मालकिन हाँ ने मास्टर वैन के सामने अपनी चिंता जताई। अगर उनके बेटे ने शादी नहीं की तो बहुत बदनामी होगी, कैसे इस परेशानी से बाहर निकले। उसकी अगली सुबह देखा गया कि मालकिन हाँ एक घोड़े को वही जहरीला पीला फूल खिला रही है। दरअसल वो घोड़ा काफी दिनों से बीमार था, मरने जैसी हालत थी। उसने उसे इस दर्द से मुक्ति दे दी। पर इससे जुआन की छोटी बेटी नाहान बहुत रूठ गई, क्योंकि वो उस घोड़े के बहुत करीब थी। अब एक दिन हंग जुआन से मिलने उसके घर आ पहुंचा, क्योंकि जुआन ने उसे मिलना बंद कर दिया है। जुआन उसे अंदर आने से रोकने लगी। वो न उससे बात करना चाहती है ना ही मिलना, जब से उसने शादी के लिए मना किया है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसके इस अवैध रिश्ते का किसी को पता न चल जाए। इससे उसकी बची खुची इज्जत और छत दोनों छिन न जाए, क्योंकि रिश्ते में हंग उसका बेटा है। पर हंग भी मानने को तैयार नहीं। वो कहता है कि उनके रिश्ते के बारे में सबको बता देना चाहिए। पर जुआन तो उससे प्यार ही नहीं करती। अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने ही वो हंग के साथ थी, और करती भी क्या, उसका पति वैन तो उसे नजर भर देखता भी नहीं, ना उसके साथ समय गुजारता, तो उसकी जरूरतों को समझना तो दूर की बात है। जुआन से मिले धोखे से हंग की तबीयत खराब हो गई है। उसका मन किसी काम में नहीं लगता, ना ही किसी को बता पा रहा है, बस अंदर ही अंदर घुट रहा है। नौकरानी लाओ उसकी सेवा करते हुए बोली, मुझे भी एक बार एक मछुआरे से प्यार हुआ था, लेकिन किसी कारण से हमारी शादी नहीं हो पाई। जीवन में हमें कभी कभी बहुत सी चीजों को त्यागना पड़ता है ताकि एक सही निर्णय ले सके, लेकिन हंग अभी कुछ भी समझने सोचने की हालत में नहीं। अब एक दिन पता चला कि मालकिन हाँ जिस बच्चे का इंतजार कर रही थी वो मारा गया। उसका गर्भपात हो गया है। एक तो बच्चे को खोने का दुख, ऊपर से हंग की शादी ना करने की जिद, ये चिंता उसे खाई जा रही है। नौकरानी लाओ को मालकिन हाँ के कमरे से रोता हुआ निकलता देख बाहर काम कर रही मे सब समझ गई, और उसी रात जुआन के कमरे में आकर बहुत रोने लगी। जुआन ने रोने का कारण पूछा तो मे बोली,
ये सारी मेरी गलती है। मेरे ही दिन रात लड़की की दुआ मांगने की वजह से आज मालकिन हा का बच्चा मारा गया। मैं ही कसूरवार हूँ। फिर जुआन बोली, तुम खुद को दोष मत दो। मैंने भी लड़के के लिए ना जाने कितनी ही दुआएं मांगी थी, लेकिन देखो ना, हर बार लड़की ही पैदा हुई। आज रात मैंने जुआन के साथ सोने की इजाज़त मांगी। वो मान गई। कुछ दिनों बाद फिर से घर पर खुशियों का माहौल है। तैयारियां चल रही है। घर के बेटे हंग की शादी है। लगता है उसने अपनी किस्मत को मान लिया है। घर पर सभी खुश है और रात के लिए तैयार हो रहे हैं। मालकिन हा ने खुद अपने बेटे हंग को तैयार किया, लेकिन हंग के चेहरे पर कोई खुशी नहीं झलक रही, मानो परिवार के दबाव में आकर मजबूरी में ये शादी कर रहा हो। अब शादी भी हो गई और मेहमान भी चले गए, लेकिन हंग रात अभी भी शराब में डूबा है। देर रात वो अपने कमरे में आया। उसकी नई दुल्हन मन में कई सपने इच्छाएं लिए उसका इंतजार कर रही थी, मगर हंग ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी पत्नी की उम्र भी यही कोई 13-14 साल होगी। अब उसने अपने कपड़े उतारने शुरू किए। शायद इसी से वो हंग को खुश कर पाए, क्योंकि उसने बड़े बुजुर्ग के मुंह से भी यही बातें सुनी थी। पर यह सब देख नशे में हंग उस पर बुरी तरह से चिल्लाने लगा। क्या करने की कोशिश कर रही हो? मुझे तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना। वो लड़की भी समझ नहीं पा रही कि हंग इस तरह क्यों बर्ताव कर रहा है। अब इधर में जुआन के साथ है। जुआन उसके पेट की मालिश कर रही है। अचानक से मैं उसे देखने लगी। उसके अंदर एक एहसास उमड़ने लगा और अचानक वो जुआन को चूमने आगे बढ़ी, पर जुआन ने उसे वहीं रोक दिया। ये सब गलत है कहकर। मैंने कहा, क्या गलत है इसमें? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जुआन बोली, ये एक पाप है, ऊपर वाला हमें माफ नहीं करेगा। तुम माँ बनने वाली हो, शायद तुम्हारे एहसास अभी तुम समझ नहीं पा रही। मैं प्यार करती हूँ, लेकिन अपनी बेटियों की तरह प्यार करती हूँ। दरअसल मैं जब से यहाँ आई है, वो जुआन की खूबसूरती से आकर्षित है। उसकी कोमल छुअन उसे अलग एहसास कराती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और फिर वो जुआन के गोद में सर रखकर रोने लगी। अब शादी की अगली सुबह ही हंग अपनी माँ के सामने बहुत चिल्लाचिल्ली कर रहा है। उसे इस लड़की के साथ नहीं रहना। वो उसे अपनी पत्नी नहीं मानता। बेचारी वो लड़की बाहर खड़े सब सुन रही है। उसकी तो कोई गलती भी नहीं। वो तो अपना सब छोड़ यहाँ घर बसाने आई थी, जो आते ही उजड़ भी गया। उस लड़की के पिता को बुलाया गया ताकि वो उसे वापस ले जाए। मास्टर वैन ने कहा, हंग ने उसे छुआ तक नहीं है। तुम उसकी दोबारा शादी करवा सकते हो, जिसके कुंवारीपन का ऐलान हम गांव में खुद करेंगे, ताकि तुम्हारी बेटी की दोबारा शादी हो सके। और जितना दहेज तुमने दिया है उसका 3 गुना हम तुम्हें लौटाएंगे। अब उस लड़की के पिता ने अपनी बेटी को शर्म भरी नजरों से देखा और उसे ही कोसने लगा। एक पति जब शादी की पहली ही रात अपनी पत्नी को ना छुए तो इसका मतलब कमी इस लड़की में ही है। अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसका दिल रो उठा। उसे लगा था कि पिता उसे अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो ये कहकर अपनी बेटी को ले जाने से मना कर दिया कि जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है और मैं इसे नहीं तोड़ सकता, मैं इसे नहीं ले जा सकता। उसने अपने पिता को बेबसी भरी नजरों से देखा, लेकिन उनके अंदर जरा सा भी दया ना थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे। ना उसके खुद के पिता उसे अपनाएंगे और ना ही ये परिवार। दूसरे दिन मे को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। डॉक्टर के शहर जाने की वजह से जुआन और नौकरानी लाओ ही उसकी डिलीवरी कर रहे हैं। कमरे के बाहर मालकिन हा मे की चीख सुनकर परेशान है। कहीं वो लड़के को जन्म न दे दे, नहीं तो सब कुछ उसके हाथ से चला जाएगा। यहाँ मे की हालत खराब होती जा रही है। उसमें और ताकत नहीं बची और वो बेहोश हो गई। बच्चा अभी भी बाहर नहीं निकल पाया है। तभी मालकिन हा ने आकर सब कुछ संभाला। उसने लाओ से एक चाकू आग में गर्म कर लाने को कहा और फिर बच्चे को सही सलामत बाहर निकाला। आखिर है भी तो वो एक औरत ही। एक और औरत का दर्द वो कैसे देख सकती है। बच्चे के रोने की आवाज से मे को होश आया और वो जानने को बेताब है उसने एक लड़की को जन्म दिया है। ये जानकर मे के चेहरे पर एक मायूसी छा गई, जैसे मानो सब खत्म हो गया। दूसरी तरफ एक और दुख के घने बादल ने उस घर को घेर लिया। हंग की पत्नी ने गाकर कर ली। जो गलती उसने नहीं की उसकी सजा उसे मिली। परिवार का तिरस्कार और घृणा ने उसे ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। वो लड़की है तो क्या उसकी कोई इच्छा नहीं, जज्बात नहीं होते? क्या लड़की होना इतना बड़ा गुनाह है? एक तरफ यहाँ एक लड़की ने जन्म दिया और दूसरी तरफ एक और लड़की ने खुदकुशी। ये बड़ी ही दुख की बात है। अब इधर हंग अपने पिता से भीख मांग रहा है, उसे इस बदनामी से बचा लेने के लिए। वैन का भी सर शर्म से झुक गया। अब उसे गांव वालों की कड़वी बातों का सामना करना पड़ेगा। कल सुबह उस लड़की की आखिरी विदाई होगी। रिवाज के अनुसार उसे साफ सुथरा कर नया सफेद कपड़ा पहनाया
और सजाया जा रहा है। मैं ये सब होता देख रही है। रात के वक्त अपनी बेटी के पास लेटी मैं की आंखें नम है। उसे भी अपनी बेटी का भविष्य ऐसा ही नजर आ रहा है। कल उसकी बेटी को ये कदम ना उठाना पड़ जाए, उसे डर सताने लगा। फिर आधी रात को वो उसी लड़की के ताबूत को देखने गई और उसे देख उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। कितनी मासूम सी बच्ची थी वो, जो ब्याह कर यहाँ आई थी। 2 दिन पहले ही तो उसकी डोली उठी थी और कल उसकी अर्थी उठेगी। अगले दिन सभी औरतें आंगन में प्रार्थना कर रही है। उस लड़के की अर्थी निकल रही है। हंग और उसके पिता उसे अंतिम विदाई देने निकल गए। बाहर से मैं बिल्कुल शांत है, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा है। इसके बाद वो वहां से दूर अकेली कहीं चलती जा रही है और फिर एक शांत और वीरान जगह पर आकर वो बैठ गई। उसका बच्चा काफी रो रहा है। उसने उसे दूध पिलाया। अपने बच्चे को आंख भरकर देखती है और थोड़ी देर वहां बैठे रहने के बाद उसे पास में वही जहरीला पीला फूल दिखा। अब उसके हाथों में वो पीला फूल है और वो अपनी बच्ची को देख रही है। उसकी आंखों में पानी है, क्योंकि आगे जो वो कदम उठाने जा रही है वो किसी भी माँ के लिए आसान नहीं है। कुछ ही देर में बच्चे की आती रोने की आवाज एकदम से शांत हो गई और दूसरी ओर जुआन की बेटी नहान को दिखाया गया, जो अपने लंबे काले बालों को काट रही है। उसने कहा था कि वो बड़े होकर एक लड़का बनना चाहती है। सभी की अपनी चाहतें होती है, बड़े होकर क्या बनना है, पर उसे लड़का बनना है, जिससे कि उसे वो सब करने को मिले जो घर के लड़कों को इजाजत है। कोई लड़का बनने का सोचकर तो कोई लड़का पैदा कर अपनी अहमियत समझाना चाहता है, पर वो बेचारी बच्ची तो ये भी नहीं जानती कि लड़की होने की किस्मत वो तो पैदा होने के साथ लिखवा कर आई थी। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। लेकिन जाते जाते कहना चाहूंगी, वियतनाम की सच्ची कहानी पर आधारित ये कहानी 19वीं सदी की है। लेकिन क्या आज भी ये पूरी तरह से खत्म हुआ है? क्या आज भी महिलाओं को उनका पूरा हक मिला है? नाबालिग उम्र में शादी, एक मर्द की 3 बीवियां, एक लड़की होते हुए दूसरी लड़की से प्यार करना पाप, महिलाओं की जरूरतें ना समझना, लड़का पैदा करने का दबाव और बच्चों पर उसका असर, ये सब कुछ अक्सर ही हम सुनते रहते हैं। बड़ी ही गहराई और खूबसूरती से महिलाओं के उत्पीड़न, मानसिक सोच को इस कहानी में दिखाया गया है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।